और इन लुटेरों को हम सबक सिखाएंगे। हमारे बच्चों का जो भविष्य है पूरी तौर से अंधेरों में है। और जो आज ब्रिगेडियर का मरना, हमें दुख है कि हमने जो पुरुष सैनिकों ने एक सपना देखा था कि हम बड़े सुकून से इस राज्य में रहेंगे, वो सुकून अब हमारे से बहुत दूर हो चुका। नमस्कार, चौखंबा स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं गुणानंद जखमोला। उत्तराखंड की राजनीति इस साल बहुत सियासत, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है और लेकिन बहुत उफान पर है, क्योंकि अभी मार्च में बजट सत्र था और उसके बाद ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है और इस विस्तार के बाद बहुत सारी जो समस्याएं पहाड़ को लेकर हैं, जो प्रदेश को लेकर हैं, वो उभर कर सामने आई हैं। उनमें पॉलिटिकल एक डिस्कस और तेज हुआ है। नेताओं का आना जाना, अदला बदली, पार्टियों की अदला बदली और सेन लगनी शुरू हो गई है। ये चुनावी वर्ष है तो ये लंबा चलता रहेगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर राज्य कहाँ खड़ा है और क्या तीसरे मोर्चे की संभावनाएं अभी भी जिंदा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरजन टुडे के संपादक पीसी थपलियाल जी मौजूद हैं। थपलियाल जी, आपका यहाँ स्वागत है। थपलियाल जी, पिछले 25 साल में जो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं और आज हम कहाँ खड़े हैं? देखो, हम इस राज्य में और राज्य का आंदोलन जब शुरू हुआ, एक सपना लेके आए थे। और वो सपना मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब मैं स्विट्जरलैंड गया और मेरे अंदर एक भावना ये जागृत हुई कि जो भौगोलिक परिस्थितियां स्विट्जरलैंड की हैं, वही उत्तराखंड की हैं। और स्विट्जरलैंड आज विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में विकसित प्रदेश है, राज्य है, देश है। और हम सबसे आखिरी लाइन में खड़े हुए वो लोग हैं जो आज भी विकास के लिए तरसते हैं। हाँ, 94 हजार करोड़ का तो कर्जा ही है हमारे ऊपर। कर्ज है, लेकिन उसके ऊपर गुणानंद जी, वी आर द रिचेस्ट इन जो हमारे संसाधन है, उसमें हम सबसे धनी हैं विश्व में। हिमालय हमारे पास है, गंगा, जमुना, शारदा जैसी नदियां हमारे पास है। हमारे पास वो जंगल है जिस जंगल ने करोड़ों लोगों को करोड़पति बना दिया है। लेकिन यहाँ का जो पहाड़ का व्यक्ति है, आज वो हाशिए में जा चुका है राज्य बनने के बाद। कहने के लिए आज यहाँ पे रजत जयंती मनाई जा रही है, 4 साल बेमिसाल करके यहाँ पे खूब खर्चा किया जा रहा है सत्ता द्वारा। लेकिन यहाँ का व्यक्ति जो है अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज पहाड़ कहा रहा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली और ऊपर से जंगली जानवरों के आतंक से भयभीत होकर हम समझ नहीं रहे हैं कि जाए तो कहाँ जाए। तो वही मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई कि हम विकास के जो हमारा रोड मैप था उस ओर बढ़ना था तो बढ़ नहीं रहे हैं? देखो, बहुत बार यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है वो ये है कि इस राज्य को अपना एक विजनरी नेता नहीं मिला। राज्य आंदोलन के समय से लेकर अगर राज्य आंदोलन में भी कोई नेतृत्व तो हमारे आगे होता तो ये स्थिति नहीं आती कि राज्य आंदोलन करने वाली ताकतें राज्य बनने के बाद हाशिए में चली जाती। हम चकित है कि जब ये राज्य बना और राज्य का उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना और उस विधेयक को पढ़ने वाले नेता हमारे पास नहीं थे। अगर होते तो उसी समय इन बेईमानों को पकड़ते कि आखिर तुमने एक राज्य बिना राजधानी का कैसे दे दिया। हाँ बिल्कुल, मतलब गलती तो हुई है कि कहीं, क्योंकि हमारे पास तो एक वो उदाहरण भी था कि हरियाणा और पंजाब अलग हुए 1967 में और आज तक उनकी परमानेंट दोनों की अपनी कैपिटल नहीं है, चंडीगढ़ कैपिटल है। तो हमारे पास तो उदाहरण भी था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो
जो शुरुआती लीडरशिप रही तो उनकी कमी रही है। क्योंकि हमारा राज्य की जो अवधारणा थी, जी, उसके जनक कहलाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल ने इस आंदोलन के उस अवधारणा को जन्म तो दिया, लेकिन राज्य आंदोलन यहाँ की जनता ने अपने हाथों से लिया। और जब जनता ने हाथों से लिया, तो वहां पे ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में नहीं रहा कि जो ये समझता कि कौशिक समिति में, जब हम कौशिक समिति का अध्ययन करते हैं, उसकी रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से कह रखा है कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए गैरसैंण थी। होनी चाहिए, बिल्कुल। और अगर आज गैरसैंण में होती, तो विकास में, देखिए विकास का केंद्र कहाँ बना? देहरादून बना, जो इन्होंने एक टेम्परेरी राजधानी घोषित की। और वो इतना ज्यादा बन गया कि पूरा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का माफिया वो टोटली यहाँ आ गया। और उसके लिए ये एक ऐसी हेवन जमीन बनी कि जिसको देखते ही देखते संपूर्ण उत्तराखंड की राजनीति ही उन्होंने अपने शिकंजे में ले ली। और जब शिकंजे में ले ली, तो आज राज्य की जो व्यवस्था है पूरी तौर से फेल है। और जो आज ब्रिगेडियर का मन्ना, मैं वहीं से आ रहा हूं, उनको अंतिम उनकी जो विदाई दे के आ रहे हैं हमें दुख है कि हमने जो पुरुष बिल्कुल, सैनिकों ने एक क्राइम सपना देखा कैपिटल हो था गया है। कि हम बड़े सुकून से इस राज्य में रहेंगे, वो सुकून अब हमारे से बहुत दूर हो चुका है। बिल्कुल, पिछले देहरादून क्राइम कैपिटल हो चुकी है और पिछले 2 महीने में, मतलब 60 दिनों में 6 मर्डर हो चुके हैं यहाँ। और छोटी-मोटी वारदातें तो अलग होती ही रहती हैं, तो बड़ा एक है। लेकिन थपलियाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे जैसे यूकेडी आज भी कहते हैं कि हमने राज्य बनाया, आज भी वो क्रेडिट लेते हैं, तो कहाँ गलती होगी कि जनता ने चलो 4 सीटें तो दी थी 2002 में, तो उसके बाद ये इस पार्टी का मतलब क्या, कैसे, मतलब आइसोलेशन में कैसे चली गई ये पार्टी? देखो, इस राज्य का दुर्भाग्य है, इसकी जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति है, जी, उसके कारण हमारे यहाँ क्षेत्रीय ताकत एक शक्तिशाली राजनीतिक तौर से नहीं उभर पाई। क्योंकि जहां कहीं भी क्षेत्रीय दल आगे आते हैं, तो वहां उनके पीछे क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति का हाथ होता है। जी, हमारे पास क्षेत्रीय उद्योगपति और क्षेत्रीय पूंजीपतियों का टोटा है। आप, जब मैंने अपने आंखों के सामने महाराष्ट्र में शिवसेना को खड़े होते देखा, तो मराठा पूंजीपति उनके पीछे था। जब उन्होंने नारा दिया था, बजाओ तुंगी, बजाओ भगाओ लुंगी, उन्होंने साउथ इंडियन बिजनेसमैन को वहां से खदेड़ा और मराठी बिजनेसमैन को स्टैब्लिश किया। वहां से उत्पत्ति हुई शिवसेना की। लेकिन उत्तराखंड में स्थिति ये है कि हम परंपरागत फौजी, हमारे जो फौज भी हमसे रूठ गई है जब से अग्निवीर की ये लाए हैं। और ऊपर से अब हम विवश हैं, केवल और केवल होटल लाइन हम पकड़ रहे हैं। बाकी हमारे बच्चों का जो भविष्य है पूरी तौर से अंधेरों में है, क्योंकि हमारे खेत खलियान हमारा पेट नहीं भर पाते। और हमारी स्थिति वो भी नहीं है जो मैदान में लोग रिक्शा चलाते हैं, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, वो स्थिति भी हमारे बच्चों के पास नहीं है। इसलिए रोजगार ही हमारे बच्चों का एक साधन था, जिससे हम महरूम हो गए हैं और टोटली 5 किलो राशन में डिपेंड हो गए। नहीं, एक और महत्वपूर्ण इसी कड़ी से जुड़ी जुड़ी बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है आपने, पूर्व सैनिकों ने। जब राज्य बन गया 2000 में, तो उसके बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ कि क्षेत्रीय दल को ग्रास रूट पे काम करना चाहिए था? वो क्षेत्रीय दल केंद्रित क्यों हो गए कि मैदानी इलाकों के देहरादून से? अब गांव तक तो पैठ बना ही नहीं। गांव का एक बच्चा जो 2000 में पैदा हुआ, आज की डेट में नहीं जानता कि किसने राज्य बनाया, ना हमारे पाठ्यक्रमों में वो बातें हैं। तो ये जो मुद्दे थे, तो क्षेत्रीय दलों ने उठाना था। बीजेपी कांग्रेस तो चाहती नहीं है कि क्षेत्रीय दल पनपे, और ये पॉलिटिकल सही भी है कि वो क्यों चाहेंगे कि क्षेत्रीय दल पनपे। तो क्षेत्रीय दलों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? देखो, हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि जब हमारे क्षेत्रीय दल, मैंने पहले भी कहा, हम लोग गरीबी में जिए। और गरीबी में जब, क्योंकि हमने प्रयास किया था कि हमने ये सोचा कि उत्तराखंड क्रांति दल
जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहा है, तो हमने एक दल बनाने की कोशिश की। आपको मालूम होगा कि हमने पहले इवन मुन्ना सिंह चौहान ने भी बनाया था दल, और उसके बाद जनरल टीपे सावत ने, जो बिल्कुल कांग्रेस में विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद सांसद रहे भाजपा के, और क्षेत्रीय दल के अध्यक्ष होने के पूरा एक अनुभवी व्यक्ति ने बनाया। लेकिन वहां हमें यही महसूस हुआ कि बिना धन के आप राजनीति नहीं कर सकते और क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं किए जा सकते। जी, मैंने जनरल टीपीएस रावत से एक बार इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने रक्षा मोर्चा को विलय आप में क्यों किया, तो उनका भी यही कहना था जो आप कह रहे हैं, कि कहते हैं 75,000 रुपये मेरी पेंशन है, उसमें से अगर मैं 45,000 रुपये किराया दे देता, केवल पार्टी का कार्यालय का किराया, बाकी कोई कंट्रीब्यूशन देने वाला नहीं था। तो ये इस सब के बावजूद देखिए, पॉलिटिकल कई ऐसे भी तो हुआ है कि निर्दलीय, मतलब बीजेपी की 2 बार 2017 में 2022 में खूब लहर रही है, इसके बावजूद निर्दलीय भी जीते हैं। तो वो ठीक है, एक दो उनमें धनाढ़ रहे होंगे, लेकिन वो भी तो फंड जुटाते हैं। और बॉबी पवार हमारे सामने वह है कि बॉबी पवार तो गरीब था, उसने जनता के बीच पैठ बनाई, तो उसे तो 1,68,000 वोट मिल गए। तो केवल ये कह देना कि जी हम गरीब हैं, और गरीब हैं तो गरीब अमीर होने की कोशिश नहीं करेगा क्या? देखो, गरीब के अलावा जिस तरह का एक विजन होता है, देखो जो आपने उदाहरण दिया बॉबी पवार का, बॉबी पवार ने उस मुद्दे को पकड़ा दांतों से, जिस मुद्दे पे उत्तराखंड का जन आंदोलन खड़ा हुआ था, हाँ, बेरोजगारी। यही तो मैं कह रहा क्योंकि हूँ। मातृशक्ति ने पूरा ताकत झोंक दी थी अपनी इस राज्य आंदोलन में, और रामपुर तिराहा कांड तक उन्होंने झेला, इसलिए कि राज्य बनेगा, मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा। और उस रोजगार के मुद्दे को जब बॉबी पवार ने पकड़ा, तो निश्चित रूप से जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। बिल्कुल। और उसके कारण, क्योंकि हमारा रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश का, और उस पे उन्होंने राजनीति को टोटली केंद्रित किया, तो इसके कारण वो वोट मिल गई। लेकिन जब वो एक वाइडर फील्ड में आया, जब उसको युवाओं की प्रॉब्लम अलग, पुरुष सैनिकों की प्रॉब्लम अलग, महिलाओं की प्रॉब्लम अलग, और बुजुर्गों की प्रॉब्लम अलग, और शिक्षकों की प्रॉब्लम अलग, इस प्रॉब्लम में जब वो वाइडर प्लेटफॉर्म पे आया स्वाभिमान मोर्चा के तहत, तो उसमें वो कितना सफल होगा, क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अभी तो बहुत हुआ है, और अनुभव की कमी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ये कि हम ये नहीं कह सकते ना कि हम गरीब थे, हम पैसा नहीं जुटा पा रहे, तो इसलिए चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे। पॉलिटिकल एम्बिशन है जिसकी, तो आगे बढ़ने के लिए वो सारे संसाधन जुटाएगा, कोई भी काम करने के लिए संसाधन तो जुटाएगा ना। तो पॉलिटिकल तो अब तो चुनाव लड़ने के लिए बैंक लोन भी दे रहा है। आप जनता के बीच पैठ तो बनाइए। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने पहले शुरू में बोला कि इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमें विजनरी नेता नहीं मिले। हाँ, ये जैसे विजनरी नेता और काबिल नेता का जो एबिलिटी होती है, वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। वो रिसोर्स मोबिलाइज भी करता है, और वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी उत्तराखंड क्रांति दल में, मैंने बोला कि जब गरीबी ढंग से हमारी नींव पड़ी, और उस गरीबी में जो जो उसमें काम कर रहे थे, उन्होंने राजनीति को अपने घर के चलाने का भी साधन बनाया। और ये हम देखो, इसको हम नकार नहीं सकते। और इसमें जब वो साधन बना, तो वो इंडिविजुअल, क्योंकि मेरे को याद है कि जब हमने उत्तराखंड क्रांति दल में मोहन काला, एक अच्छे पूंजीपति थे, उनको इसका कोषाध्यक्ष बनाया, तो उसका पहला कदम था कि जी यहाँ तो 12 खाते हैं, 9 खाते थे। हाँ, तो मतलब वो बोला कि मैं किस तरह से ये मैनेज करूं, कि तो ये जो समस्या है आज भी है, आज भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि आप कहो भाजपा मजबूत क्यों होती जा रही है, जबकि सबसे बड़ी दुश्मन इस राज्य की अगर कोई कहे, तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हमारे राज्य को कहीं का नहीं छोड़ा। मैं देखता हूं जिस तरह से इन्होंने कौशिक समिति की अवधारणा को खत्म किया,
और बृहद पूरा हरिद्वार हमारे गले डाल दिया। हमारे हरिजनों को वहां से बहुत बड़ी चोट पहुंची। और फिर जिस तरह से इन्होंने अन्य जगह जोड़ दी, तो हमारे ट्राइबल्स को, जिनको कि पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां मिलती थी, आज वो खुद रोजगार की लड़ाई करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन धामी सरकार के जो 4 साल हैं, या जो पिछले 9 साल से तो बीजेपी की सरकार है, इस दौरान वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, हम लोगों ने वो 3 तलाक के अलावा लोकल जो है समान नागरिक संहिता बनाई है, हम प्रदेश को सबसे अग्रणी राज्यों में शुमार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनमें जो ये दावे हैं ये कितने सच्चे हैं, और इसमें जनता जनता जो जो अभी वो रैली हुई है, चाहे हरिद्वार में हुई चाहे हल्द्वानी में हुई, तो बहुत सारी भीड़ जुटी है, और जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने तो बाकायदा धामी को धुरंधर कह दिया। तो लोग तो स्वीकार ही रहे हैं ना, तो क्यों स्वीकार कर रहे हैं? और यूकेडी या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं तमाम दावे करते हैं, तो जनता के बीच या तो पैठ नहीं बना पाए फिर। नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप राजनीतिक दल का नहीं रहा है। न उसकी अपनी कोई विचारधारा रही है। वो पूरे एक गैंग के रूप में हो गया है, और संसाधनों की जो लूट और भ्रष्टाचार जो वो कर रहे हैं, गैंग है, लेकिन सत्ता तो उन्हीं के पास है ना 9 क्योंकि साल से। उन्होंने धन बटोर लिया है भ्रष्टाचार के कारण। माफियों से मिलकर अकूत धन उन्होंने संचय कर लिया है, और ये उनकी मूल ताकत है। और इस ताकत को चुनौती देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे आगे। तो आगे विकल्प क्या है? 2027, अब 9 आ- महीने बाद चुनाव होने, हो सकता है कि अक्टूबर में ही हो जाए चुनाव। देखो, जब सारे विकल्प फेल हो जाए, तो सबसे बड़ा विकल्प होता है जनता। तो जनता, इसीलिए मैंने बोला कि जनता तो धर्म की अफीम चूस कर रो रही है। नहीं, जनता कौन जगाएगा उसे? देखो, जनता अब समझने लग गई है कि हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है। अपने साथ हुए धोखों को क्योंकि आप ये देखो कि कभी हमारा इतना स्वाभिमानी समाज था उत्तराखंड का, कि हमारे माताएं डडवार देती थी। आज हमारी माताएं 5 किलो की राशन की लाइन में लगी हैं। हमें भिखारी बना दिया इन 25 सालों में। इन लोगों ने, जो रजत जयंती मनाने वाले राजाओं ने, जनता को भिखारी बना दिया है। जनता समझ गई है कि हम चारों तरफ से लुटे जा रहे हैं, और इन लुटेरों को हम सबक सिखाएंगे। ये जनता ने जिस दिन ठान ली, ये कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो अभी जो 9-10 महीने बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि कैसे क्षेत्रीय ताकतें एकजुट हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? क्योंकि यूकेडी के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि, मैं कल एक पॉडकास्ट और सुन रहा था, वो उसमें उन्होंने बयान दे रहे थे कि हम 35 सीटें जीतेंगे। तो मैंने उन्हें सुझाव दिया 36 कहते सरकार तो आती। तो ये जो बयान, ये हम 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, इस आधार पर कैसे मतलब क्षेत्रीय दलों में एकता होगा, एकजुट? अब सार्क का सामना करना है आपको, तो आपको टुन्नी मछलियों को तो इकट्ठा होना ही होगा। देखो, जिस तरह से हम इस समय काम कर रहे हैं, इसमें हमने ये मान के चल रहे हैं, इस समय इसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है हमने। क्योंकि किसी भी राजनीति का अगर आधार न हो, तो राजनीति खड़ी नहीं हो सकती। हम पूर्व सैनिकों को राजनीति का आधार मानकर चल रहे हैं। हम पूर्व सैनिकों को उत्तराखंड का गार्जियन मान के चल रहे हैं, और हम उनको ये अकल देने में काफी हद तक सफल हो गए हैं कि तुम गार्जियन हो इस राज्य के। और जो ये, क्योंकि वो लुटेरे नहीं होते। गार्जियन तो कमल पकड़ के घूम रहे हैं। वो कमल के आपने देखा होगा, वर्तमान में अभी जो महामंत्री बनाए कर्नल देवरानी, वो भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। कितने लोग छोड़ के आज क्षेत्रीय दलों की तरफ चल दिए हैं। ये हमारी कामयाबी है। उनका विश्वास हट चुका है इनसे, इसलिए पूरा सैनिक इधर की ओर आ रहा है। और उनको संगठित करके केवल एक, उनका कोई बहुत बड़ी वो इच्छा नहीं है कि वो नेता बने, वो बने, लेकिन उनको चाहिए कि उन्होंने जिस देश और जिस राज्य की सीमाओं में अपने बलिदान देकर
रक्षा की है, आज उनको देख रहे कि खुलेआम लुटेरे लूट रहे हैं उसको। कपिल जी, जो वो है चुनाव, विधानसभा चुनाव, कुछ संभावनाएं ये भी हैं कि अर्ली भी हो सकते हैं, और अगर टाइमिंग भी हो, मतलब टाइम पर भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 8-9 महीने का समय है। तो इस 8-9 महीने के दौरान जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, उनके उनके उनका रोड मैप कैसा होना चाहिए और किस तरह से चल सकते हैं, या क्या कोशिशें होनी चाहिए कि वो एक कम से कम एक अच्छी फाइट दे सकें बीजेपी और कांग्रेस को। देखो, इस समय कहीं भी जो मेरा अपना अनुभव है, क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी जैसे ताकतवर दल को चुनौती उसके लिए संभव नहीं है। भले आप जमीन में बहुत सारा ऐसा मत सुन रहे होंगे, लेकिन जब हम रियल ग्राउंड में देखते हैं हाँ, मतलब तो वोट कन्वर्जन में वोट कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल, इसको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ क्षेत्रीय दल के हर व्यक्ति को, हर नेता को, कि ये अदरवाइज न ले। हम अपनी ताकत को आंकने में अगर चूक गए तो उत्तराखंड का भविष्य अंधेरों में चले जाएगा। 27 के बाद कोई चांस नहीं है, इसलिए 27 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय कांग्रेस, उससे भी मेरा प्रार्थना है कि आप सबको साथ लेने की सोचो, प्रयास करो। अगर कोई मना करता है तो जनता देख रही है कि कौन बेईमान है, क्योंकि आज बहुत जरूरी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन पे लगाम लगाना, तो उसका अंत करना। आप चाहते हैं कि गठबंधन तैयार करें, लेकिन कांग्रेसी तो जब बिहार में नहीं माने प्रदेशों को लेकर, तो क्या उत्तराखंड में मानेंगे? बिहार से तो अच्छी स्थिति में है देखो, उत्तराखंड में कांग्रेस। जो आदमी प्लेयर होता है वो किसी न किसी के लिए जवाब दे, और वो जवाब दे आज जनता के लिए। जो भी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, चाहे स्वाभिमान मोर्चा हो, या अन्य छोटे मोटे दल जितने हैं, सबके सब जनता के लिए प्रतिबद्ध है। और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को, जो लूट मचा रखी है, जिन्होंने हमारे संसाधन बेच रहे हैं जो माफियों के हाथ में, इनको भगाना बहुत जरूरी है। और इवन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाज आ रही है जो हमें कहते हैं कि इस जो माफिया परस राजनीति का सरगना है, जिसको अंकिता के जो वीआईपी को छुपा रहा है, ऐसे दरिंदे को सत्ता से पार करना होगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो वर्क प्लान जो है वो क्या होना चाहिए, और ये हो भी सकता है अगर गठबंधन होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बहुत सारी बातें होती है। यही बातें मैं भी समर्थक रहा हूँ कि अगर आपको फाइट देनी है तो आपको इकट्ठा होना होगा। लेकिन एक तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है या संभावनाएं हैं? देखो, हम उत्तराखंड के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ऐसे लोग हैं जो इसको चाहते हैं, हम उनको एकजुट कर रहे हैं। और उनको उनकी को उनका कर्तव्य होगा, क्योंकि उनके अपने कोई भी वो चुनाव बाज नहीं है, वो राज्य के हितैषी है। और राज्य के हितैषी ग्रुप को हम ऐसा करेंगे कि जो सब पे हाथ जोड़कर उनको प्रतिबद्ध करे कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, या जो 2-3, चाहे यूकेडी बोले कि मैं यहां से जीत रही हूं, कांग्रेस बोले मैं यहां से जीत रही हूं, तो वहां पे हमें पंच भेजकर तय करना पड़ेगा। बीजेपी के तो 3-3 सर्वे हो चुके हैं अब तक सीटों के। कांग्रेस का सर्वे अब हो रहा है, लेकिन जैसे यूकेडी तो हवा में ही है, हवा में ही उनकी सरकार बन रही है, और वो सोशल मीडिया को ही एक बहुत बड़ी ताकत समझ रहे हैं अपनी, क्योंकि उसमें देश विदेश के भी लोग हैं और हकीकत से रूबरू क्यों नहीं होना चाहते हैं कि नहीं, उनको जो 2017 में 0.78% वोट मिले हैं, और जो उनको मैक्सिमम
4 पॉइंट समथिंग जो 2002 में वोट मिले उनमें 4 ही वो आए। अब जब 1% से भी कम वोटर हैं उनके, तो वो बीजेपी के 46% और कांग्रेस के 37% वोटर से कैसे चुनौती देंगे, और ऐसा क्या तूफान ला देंगे कि पूरी यूकेडी की लाइट चल पड़ेगी। तो वो धरातल पे क्यों नहीं है? देखो, ऐसा है कि ये जैसे आप अभी परसेंटेज गिना रहे हैं, ये स्थिति कभी दिल्ली में भी थी, लेकिन उनके योग्य नेता केजरीवाल जब आए और केजरीवाल में 70 में से 67 सीट जिता के दिखा दी थी, तो उस समय वो समीकरणें तमाम ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि केजरीवाल को वो गुण था जो उसने सीधा जनता के साथ संवाद किया। आज उत्तराखंड में कोई भी दल जनता के साथ संवाद नहीं नहीं कर कर रहा रहा है, है। बिल्कुल एग्री। ये हमारी कमजोरी है, और इस कमजोरी से अगर हम ओवरकम नहीं आ पाए तो हम लोग, क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया है कि अगर ये लोग 2-4 महीने में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं कांग्रेस को भी देख रहा हूँ, कांग्रेस भी चौधरी बन के चल रहे हैं, उनकी नेतृत्व, यूकेडी का नेतृत्व भी चौधरी बन के चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग बुद्धिजीवी वर्ग को जरूर ले, क्योंकि उत्तराखंड बुद्धिजीवियों की नर्सरी है। यहाँ पे तमाम, देखो, अगर हम 10 जनरलों को भी अपने साथ बिठाकर डिस्कस करें तो पूरी फौज में उस मैसेज जाता है, क्योंकि बिल्कुल। फौज का जो अनुशासन है वो कायम रहता है। एक कमिश्नर, देखो, ये कर्मचारी बहुल्य प्रदेश है, इसमें आप 4 IAS अफसर को अपने पल्ले पाले में रखो, डिस्कस करो, तो नीचे सीढ़ी तक, यानी पूरे BDO, ADO, SDM जितने हैं, चपड़ासी और पटवारी तक मैसेज जाता है कि फलाने फलाने IAS अफसर ने ये डिस्कस किया। ये डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे नालायक बन जाते हैं राजनीति में आज की तारीख में कि माँ बाप के नालायक औलाद आजकल राजनीति में भगवान बनते हुए हम देख रहे हैं। बड़ी बड़ी दुख होता है। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। नहीं, आपको मतलब एक तो मैं, क्योंकि अब समय बहुत हो गया, और मैं ही चाहता हूँ कि 2 बातों का आपसे ये राउंड अप करने से पहले ये कि एक तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, दूसरा ये कि किन मुद्दों पर, एक तो ये है कि अंकिता भंडारी मुद्दा क्या बोर्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे, दूसरे जो पहाड़ के जो जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, जो वहाँ स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन का मुद्दा है, इसके अलावा कौन से ऐसे 5 अहम मुद्दे हैं आपकी नज़र में जो बोर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं? देखो, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा रोजगार है। रोजगार के बाद पहाड़ का मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जंगली जानवरों के आतंक से भय मुक्त कराना भी हमारा चौथा मुद्दा है। बिल्कुल, 1100 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। और इसके बाद जो पांचवा मुद्दा है हमारे अस्तित्व का सवाल। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे संस्कार सब विलुप्त कर होते जा रहे हैं। हमारे देवी देवता भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। ये बड़ा भारी संकट हमारे आगे है। तो इन 5 मुद्दों को जो तान से पकड़ के आगे बढ़ेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा। और एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी दिग्भ्रमित हो रही थी, दिशाहीन हो रही थी, तो उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको रास्ते पे लाए। तो इसी तरह से अगर उत्तराखंड की राजनीति को हम रास्ते में लाना चाहते हैं तो हमें पूर्व सैनिकों को लामबंद करके और उनको पूरी तौर से उनके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वे इस राज्य के गार्जियन हैं। और जिस दिन उनकी समझ में आ गई तो निश्चित रूप से वे अपने राज्य की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध होंगे और इन राजनीतिक दलों के झंडे उठाने से अलग होंगे। ये मेरा मानना है। पीसी थपलियाल जी जो हैं लगातार पिछले 3 दशकों से उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों पे, उत्तराखंड के विकास को लेकर चिंतित हैं, उत्तराखंड में हो रहे पलायन को और जो वहाँ की संस्कृति है उसके संवर्धन और उनके मुद्दों पर लगातार जूझ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं।
थपलियाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी, पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तराखंड टुडे मैगजीन के संपादक पीसी थपलियाल जी। ऐसे ही हम आपके हर मुद्दे पे, जो पहाड़ के मुद्दे हैं या उत्तराखंड के संबंध में विभिन्न पहलुओं को उजागर करने वाले जो रूबरू शख्सियत है, उनसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।